हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। पेपर 1 मैथ है ये। टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, साथ में इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल वाले पे भी पोर्शन होंगे, क्योंकि एग्जाम की तरह एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए हम एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन को पूरा 30 क्वेश्चन के सीरीज़ को लगाएंगे। चलिए यहाँ पर बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। 3 ब्रांड है ए बी सी जिसका नाम है और वो उपलब्ध है 10, 12 और 24 के पैकेटों में। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि ए वाले पैकेट में कितने पेन हैं 10 और बी वाले में कितने होंगे 12 और सी वाले में है 24। एक एक पैकेट में इतने पेन हैं। फिर है, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में, जो आपका आंसर निकलेगा यहीं से निकलेगा, आपको यहाँ पे क्लू मिल गया कि समान संख्या में पेन को करना है, खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ए का पैकेट है उसमें 10 पेन है, एक पैकेट का हिसाब है ये। एक पैकेट में ए वाले में 10 पेन है, बी वाले में 12 है और सी वाले में 24 पेन है और समान संख्या में हमें पेन खरीदने हैं, तो कौन कौन से पैकेट यहाँ पे सही होंगे। यहाँ पे हम बाई ऑप्शन जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, ए का 10 पैकेट होना चाहिए। अब हम देखते हैं करके, ए का 10 पैकेट का क्या मतलब है। एक पैकेट में अगर 10 पेन है तो 10 पैकेट में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 हो जाएगा। फिर बी का दे रहा है 12 पैकेट, बी का 12 पैकेट और एक पैकेट में बी वाले में कितना पेन है 12 है, तो 12 × 12 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 12/m 144। यहीं पे आपको दिख गया होगा कि पेन समान नहीं जा रहा है। ए वाले में 100 पेन आ रहे हैं और जो बी वाला आपका है इसमें 144 आ रहा है। तो हम नेक्स्ट नहीं चेक करेंगे सी वाला, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। तो हम देख लिए यहीं पे ये इक्वल नहीं आ रहा है, फिर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन पर जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ए का 5 पैकेट बोला जा रहा है। अगर ए का 5 पैकेट लेंगे तो एक पैकेट में 10 है, तो 5 पैकेट में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और बी वाला बोला जा रहा है कि कितना होना चाहिए 12, अब फिर 12 × 12 144 फिर आ गया, फिर इक्वल नहीं हुआ। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। दोनों ऑप्शन ए और फर्स्ट और सेकंड वाले गलत हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे। थर्ड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए का 10 पैकेट होना चाहिए। एक पैकेट में 10 पेन है तो 10 में कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। फिर बोला जा रहा है कि बी का कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। यहाँ पे एक में 12 है तो 5 पैकेट में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 × 25 = 60, फिर इक्वल नहीं हुआ। फोर्थ ऑप्शन पर अब हम जाएंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है ए का 12 पैकेट होना चाहिए। अगर एक पैकेट में 10 है तो 12 में कितना हो जाएगा 12 × 10 120 हो जाएगा ये। और बी वाले में बोला जा रहा है कि 10 होना चाहिए। अगर एक पैकेट में 12 पेन है तो 10 में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 12 × 120। और सी वाला बोला जा रहा है कि 5 पैकेट होना चाहिए। एक पैकेट में 24 है तो 5 पैकेट में कितना हो जाएगा 24 × 5 कर लेंगे तो 120 ये भी आ जाएगा। इसमें तीनों जो पैकेट हैं उसमें पेन की संख्या समान है। सो यही वाला फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। एग्जाम में जब आप करेंगे तो यहाँ पे समझाने की वजह से टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको समझना है कि कैसे करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप करेंगे तो किसी को समझाना नहीं रहेगा, उस टाइम पे जल्दी जल्दी चेक करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ऐसे भी जब भी क्वेश्चन बनते हैं आप बाई ऑप्शन जाया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका आया है, मेंसुरेशन से। एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। कोई स्क्वायर है जिसकी जो भुजा है साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हों बराबर हों और जो एंगल बनता हो 90 डिग्री का हो। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जो इस टाइप से काट देंगे। अगर इस टाइप से आप काटते हैं तो 1 सेंटीमीटर एक भुजा की साइड निकल आएगी, तो ये गलत होगा। इस टाइप से नहीं काटना है कभी भी। किसी भी शेप को अगर बराबर भागों में काटने की बात हो तो हम 20 से प्लस का साइन करके काट देंगे। अब आपका ये जो वर्ग है ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब हम देखते हैं एक पार्ट का साइड क्या है। इसमें से एक पार्ट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 इसमें वर्ग बना हुआ है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम एक वर्ग बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये पूरा, पहले यहाँ पे आप समझिए, अगर ये पूरा 4 सेंटीमीटर है तो इसको हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए, तो कितने कितने में ये डिवाइड हो जाएगा 2 में और ये 2 में। तो एक वर्ग की भुजा कितनी हो गई 2। एक वर्ग को इसमें से, ये छोटा वाला वर्ग, इसको हम बाहर निकालते हैं तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 2 इधर हो जाएगी 2 इधर हो जाएगी, क्योंकि इक्वल होता है। यहाँ पे भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर।
तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके बाद हमें क्या मिला, इसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। और जो वर्ग होता है इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसका एरिया का, इसके पेरीमीटर का। तो इसकी जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, इसकी भुजा है, साइड है, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। और अगर इसका यहीं पे पेरीमीटर पूछा गया होता, मतलब कि आपका एरिया ना पूछ के पेरीमीटर बोला गया होता 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद, तो क्या हम लगाते, 4a लगाते फार्मूला। पेरीमीटर का परिमाप का 4a होता है, और अगर पूछा जाए आपका एरिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें क्या होगा, ए की जगह पे 2 है इसकी साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा 4। अगर पेरीमीटर पूछा गया होता तो क्या करते हैं हम, 4 इंटू ए की जगह पे क्या रख देते, 2 रख देते। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाता है इसका आंसर, अगर पेरीमीटर दिया होता तो। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से मेंसुरेशन में जितने भी 2D और 3D शेप्स हैं, आप उनके फार्मूला वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। जो संख्याएं हैं, एक दिन मैं आपको बताई थी कि जो नंबर्स हैं, जैसे कि प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, आपके इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इनके बारे में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। क्या 0 नेचुरल नंबर होता, प्राकृतिक संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को, क्या 0 प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड होता है, नहीं, 0 होल नंबर होता है। जब पूर्ण संख्या शुरू होगा, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या है। और जो नेचुरल नंबर है वो है 1 2 3 से स्टार्ट होता है। और परिमेय संख्याएं में ये सारी संख्याएं आ जाएंगी जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो हम इसमें ऑप्शंस को देखते हैं, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जिनके केवल एक तो उसका मल्टीपल 1 हो, दूसरा वो खुद संख्या हो, इसके अलावा कोई भी उसका मल्टीपल, मतलब किसी भी संख्या से उसमें भाग ना जाए, तो होता है अभाज्य संख्या। और विषम संख्याएं जिसमें 2 से भाग ना जाए। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, नहीं। इसमें आपको जो पहली विषम संख्या कौन सी है, 2। पहली जो विषम संख्या है वो 2 है, और विषम संख्या नहीं, पहला जो अभाज्य संख्या है ये क्या है, ये 2 है। एक बार क्वेश्चन बना था, क्योंकि 2 तो सम संख्या है, ये विषम नहीं है, तो एक क्वेश्चन बनता है आपका, एक भाज्य है या अभाज्य है। आप सोचेंगे कि 2 क्यों सबसे छोटी है, क्या 1 नहीं है, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1 जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो 1 को हम छोड़ देंगे। तो जो पहली अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, इससे क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, वो 2 है। पहली अभाज्य संख्या या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये 2 है। क्या 2 जो है विषम संख्या है, नहीं, 2 तो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या वही होता है जिसमें 2 से भाग जाए, 2 ऑलरेडी 2 है, तो सम संख्या है, जिसे मतलब इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। और ये अभाज्य भी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि 2 तो सम है और अभाज्य भी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं, जबकि 2 तो सम है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। फिर सेकंड वाला देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना भी है कॉन्सेप्ट को। सेकंड ऑप्शन है आपका, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। क्या जो अभाज्य संख्याएं हैं इनफाइनाइट, ये प्राइम नंबर है, ये इनफाइनाइट होते हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी नंबर अगर आपको पूछा जाए, परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल, होल, सारे जो नंबर्स होते हैं वो अनंत तक पहुंचते हैं। अनंत को ही अपरिमित बोला जाता है, जिसे मापा ना जा सके। फिर है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभी मैं बोली, एक तो 1 होगा और दूसरा वो संख्या खुद होगी, तो ये सही है। 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है। 1 से आप 10 तक के बीच में, 10 तो 2 अंक की हो जाएगी, 9 के बीच में आप देखेंगे तो 4 ही मिलेगा। 2 का मल्टीपल कर लीजिए, 2 हो गया। अभाज्य संख्याएं आपको देखना है, एक तो 2 से ही स्टार्ट होगा, दूसरा 3 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये 5 वाला हो जाएगा, और ये 7 वाला हो जाएगा, और 9 का तो होता ही है, 8 का होता ही है। 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 9 के बीच में, क्योंकि 10 2 अंक की संख्या हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, वह संख्या जो 1 व 10 दोनों सम्मिलित करना है, 1 से भी हमें चेक करना है और 10 से भी चेक करना है,
तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी। और आपको पता है सबसे पहले तो आप वही ऑप्शन काट दीजिए, क्योंकि 10 से अगर किसी संख्या में भाग देना है तो लास्ट में 0 कंपलसरी है। अब जिस ऑप्शन में आपको, क्योंकि इससे विभाजिता का नियम एक दिन मैं फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी पेपर 2 के लिए, लेकिन वो पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें पढ़ाई थी। विभाजिता का नियम वही होता है, जैसे कि 10 से अगर विभाजित, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप, अगर 10 से भाग देना है तो लास्ट में एक 0 जरूर है, होना चाहिए। तो एक 0 इसमें नहीं है, 604 हम काट देंगे। फिर हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से विभाजिता का क्या नियम है, सबको ऐड करिए जितने टर्म है, ऐड करने के बाद जो आपका सम आ रहा है उसमें 3 से भाग दीजिए। अगर भाग जाता है तो वो नंबर्स क्या होंगे, 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 1 से 10 के बीच में 3 भी तो आ रहा है। हम 3 से चेक कर लेते हैं और किसी से नहीं चेक करेंगे, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। अगर कोई ऑप्शन मिल जाएगा कि जो सबसे विभाज्य हो रही है वही हम लगा देंगे। 10 क्या 3 से होगा, नहीं होगा, काट दीजिए इसको, क्योंकि 3 से भी तो होना चाहिए सारी संख्याओं से जब होगा। तो 100 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 100 को जोड़ेंगे एक ही तो आएगा जोड़ने का, और एक में 3 से भाग जाएगा ही नहीं। फिर अच्छा है 4 10 होता है, ये भी इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ पे हो गया 5 2 7 हुआ, 7 2 9 हुआ, 9 में 3 से भाग चला जाएगा 3 बार में। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। जब भी आपको चेक करना रहे ज़्यादातर आप 3 से ही चेक करिए, और 10 वाला था तो यहाँ पे डायरेक्टली काट देते जहाँ पे 0 नहीं है। 3 से चेक करने का ये फ़ायदा हुआ कि आप एलिमिनेट कर पाए। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक एक एक नंबर से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे है, आयशा के पास रुपये 5 और 10 के क्या हैं, सिक्के हैं। रुपये 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और धन कितने हैं, 160 है। ऐसे ऑप्शन भी आप कहाँ कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे। तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। पहले किस की संख्या है, 5 रुपये की, फिर क्या है 10 रुपये की, ये याद रखिएगा। पहले 5 की है फिर 10 की है, और रुपये के कुल कितने हैं, 160 टोटल होने चाहिए, और सिक्के कितने होने चाहिए, 25। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इससे नहीं आंसर निकल पाएगा, 25 सिक्के हैं, सबको जोड़ेंगे आप 25 ही मिलेगा। यहाँ पे 10 15 10 25 हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन में 25 जोड़ने पे आ रहे हैं, इसलिए ये वाला ट्रिक आपका फेल हुआ। अब हम क्या देख करेंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे और देखेंगे किसमें जो पैसा है वो 160 रुपये के बराबर हो रहा है। तो आपका ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 रुपये वाला ये है, ये 10 रुपये वाला सिक्का है। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो आपका क्या 160 रुपये होगा, 10 का 7 70 हो जाएगा, ये 70 रुपये यहाँ से मिला, और 18 25 90 रुपया यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 9 7 16 160। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ये इसीलिए मैं बोलती हूँ बाई ऑप्शन जाइए। ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो भी जानते हैं कि बच्चे बाई ऑप्शन लगाएंगे तो पहले या दूसरे ऑप्शन में ज़्यादातर सही हो जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये देखेंगे बाकी ऑप्शंस को आप खुद चेक कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 10 रुपये का 5 सिक्का, 10 25 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15 रुपये का 10 सिक्का, 15 दाहिम 150, 150 और 50 कितना हो जाएगा, 200 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया है, वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला आंसर आपको मिल गया, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको पॉइंट वाले मल्टीपल दिए रहें तो मल्टीप्लिकेशन दिया रहे, या तो आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर लिया करिए, या फिर ऐसे करिए। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करना, पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन है, पहले हम डिवाइड वाला पोर्शन करते हैं। हम जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 17.5 माइनस 7 त्रिक 21, 3 बचेगा यहाँ पे, भाग जब जाएगा तो -3 हो जाएगा, और आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 × 12.5, ये हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यही नियम होता है जिसे बोडामास बोला जाता है। पहले भाग देंगे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अब आपके करने का तरीका है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। यहाँ पे जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पे देखिए 17 से 17 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे 3 बच्चे 15, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। यहाँ का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये तरीका होता है शॉर्ट में मल्टीप्लाई करने का, तब आपको मिल जाएगा यहाँ पे 52.5। 52.5 ये हो गया, -3 तो ये है यहाँ पे, ये वाला 3, और यहाँ पे आपका क्या मल्टीप्लिकेशन है, 3 × 125, यहाँ पे एक बार और रहेगा -3। तो यहाँ पे क्या है फिर 3 × 12.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 36, फिर वैसे मल्टीप्लाई करिए, 12 36 हो जाएगा, और 5 15, 1.5 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 37.5। अब यहाँ पे -37
12.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन 12 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 बच जाएगा, फिर -3 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कैलकुलेशन था यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 है। कोई बाग है, उसमें वृक्षों की संख्या से क्वेश्चन बना है। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। हम मान लेते हैं कि बाग में कुल कितने वृक्ष थे। मान के जब क्वेश्चन लगाया जाता है, जब हमें नहीं पता होता हम मान लेंगे कितने इसमें वृक्ष थे। मान लीजिए इसमें टोटल यक्स पेड़ थे। फिर हुआ आधे वृक्ष अशोक के हैं, इसमें से तो आधे अशोक के हैं और शेष क्या है, यूकेलिप्टस का है। जब तक हमें कोई फैक्चुअल डाटा नहीं मिल जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हम बस माने हैं टोटल क्या है, यक्स ट्रीज हैं। फिर है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। अब दे दिया गया कि नीम के वृक्षों की संख्या, यहाँ पे देखिए नीम के वृक्षों की संख्या एक तो ये दिया गया 5 है, और दूसरे बोला गया कि नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। मतलब कि यक्स का 1/6 भाग, यक्स का 1/6 भाग मतलब यक्स अपान 6, और यही संख्या कितने के बराबर है, यहाँ पे दे दिया गया कि 5 के बराबर है। तो क्या यक्स इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 6 × 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा 30। यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टोटल वृक्षों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 30 आ गई। तभी मैं बोल रही थी तब तक रुकना है जब तक हमें कोई फैक्चुअल डाटा नहीं मिल जाता। तो यक्स का मान यहाँ से 30 निकल गया। मतलब उस बाग में टोटल कितने पेड़ थे, 30 पेड़ थे, जिसमें से क्या है, ये जो नीम के वृक्ष हैं वो 5 है, नीम इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे है तो बाग में यूकेलिप्टस जो है इसके वृक्षों की संख्या कितनी होगी। हम देखते हैं यहाँ पे, कुछ पीछे करते हैं, क्योंकि हमें टोटल जो वृक्षों की संख्या है ये निकल चुकी है। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है हमें। ऐसे वृक्षों की संख्या आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल वृक्ष यक्स मानी थी इसका वैल्यू निकल आया 30, टोटल 30 पेड़ हैं। हम फिर से बैक में जाएंगे क्वेश्चन में। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, मतलब कितना नीम आ गया आपका। इसका जो 1/6 भाग हो जाएगा ये हो जाएगा 6 पंजे 30, नीम का पेड़ 5 हो गया। फिर है आधे वृक्ष अशोक के हैं। जब आधे वृक्ष 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ये हो गया अशोक का और 5 नीम का हो गया। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। अब बचे कितने, 10 पेड़ बचे, और शेष जो बचे हैं वो यूकेलिप्टस के हैं। यहाँ पे देखिए दिखा है जो शेष बचे हैं वो यूकेलिप्टस के हैं। तो शेष कितना बचा, 10। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। टोटल पहले जो 5 दिया गया है x/6 करके हम इज इक्वल टू 5 करके टोटल वृक्षों की संख्या निकालेंगे। टोटल वृक्षों की संख्या हमें 30 जब मिल गया, ये 30 मिल गया, तो हम देखते हैं कि नीम के वृक्ष का दिया ही है 5, तो यही हो गया, ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पे अशोक के वृक्षों की संख्या बोला गया आधा है, तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो 15 ये और 5 नीम का, 20 तो निकल गया, 10 शेष बचा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। ये एक रेलगाड़ी है दिल्ली से, ऐसे क्वेश्चन आपके ईवीएस में भी पूछे जाते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या होगा। जब भी ऐसे टाइम दिए गए हों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर 12 के बाद 13, 14 ऐसे दिए रहते हैं तो वो PM वाले टाइम होते हैं। अब इसको कैसे करना है, रियल टाइम में कन्वर्ट करने के लिए 12 में से आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए डेट लिख लेते हैं, किस किस डेट को ट्रेवल हुआ है। 29 को स्टार्ट हुआ है तो हम पहले 29 लिख लेंगे। फिर कहाँ 31 को पहुँच रहा है, मतलब कि ये 30 को भी चला है और 31 को भी चला है, क्योंकि 31 को पहुँचा है ये। अब हम टाइमिंग देखते हैं, टाइम को कन्वर्ट करते हैं इसमें। यहाँ पे जो टाइम दिख रहा होगा आपको 29 अगस्त को कब है, 16:30 है। 16:30 जब 12 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4:30 आ जाएगा। यहाँ पे 4:30 और साथ में हो जाएगा आपका PM। ये 4:30 बजे शाम को निकलती है ये ट्रेन। फिर अगले दिन भी तो 4:30 बजे तक ये चली है। तो इतने हम जब भी टाइम को कैलकुलेट करेंगे 24 घंटे या 12 घंटे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। जब 24-12 घंटे नहीं बचेंगे, उससे कम टाइम होगा, तब हम जोड़ेंगे। तो अगर आज शाम को 4:30 बजे है और कल शाम को 4:30 बजे, इसके बीच में अगर टाइमिंग देना हो तो हमें क्या हो जाएगा, ये 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे यही निकल आए। फिर अब शाम को मान लीजिए आज 4:30 बज गया, तो आज जो सुबह होगी उसके 4:30 बजे के बीच में कितना टाइम हो जाएगा, 12 घंटे ये हो जाएगा, 12 घंटे ये हो जाएगा। अब दिया है कि यहाँ पे ये ट्रेन पहुँची कब है, ये 31 को पहुँची है, ये तो
31 का सुबह का टाइम है 4:30 बजे 31 को, लेकिन ये कब पहुंची है 8:45 पर। तो 8:45 अभी जोड़ना है हमें। यहाँ तक तो 24 घंटा ये हुआ, 12 घंटा ये हुआ। अब 4:30 बजे हम ला दिए हैं इसको जोड़ के। अब 4:30 बजे से 8:45 जो पहुंची है यहाँ तक का हमें जोड़ना है। तो 4 घंटे 15 मिनट ये हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, और 30 में से ये 45 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो 15 मिनट ये हो जाएगा। तो 4 घंटे 15 मिनट यहाँ से भी हमें मिल गया। अब टोटल टाइमिंग को हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा टोटल टाइमिंग। 24 और 12 4 16 हो जाएगा, 24 और 16 40 हो जाएगा, मतलब कि 40 घंटे और ये 15 मिनट जो आपका बच रहा है, 15 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में लगाया गया है। यहाँ पे जो लंबाइयाँ दी हुई हैं इनको क्या करना है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक दिन मैं बताई थी आपको, पहले क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ पे लिखिए, देखिए, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, फिर आता है, फिर आपका आता है मिलीमीटर। अगर हमें यहाँ मीटर से डेसीमीटर पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू, मतलब 10 हो जाएगा ये, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ये हो जाएगा। डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे तब भी 10 हो जाएगा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाएंगे तब भी से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वहीं जब आप 2 कॉलम को क्रॉस कर लेते हैं, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 कॉलम को क्रॉस करेंगे, 2 10 को आप क्रॉस कर दिए तो 100 हो जाएगा ये। अगर यहीं से डेसीमीटर से आप डायरेक्ट मिलीमीटर पे चले जाते हैं तो भी ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रॉस किए हैं। और अगर आपको बैक आना है, यहाँ से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/10 यही हो जाएगा। एक कॉलम पार करेंगे तो 1/10, अगर 2 पार कर देते हैं तो 1/100 हो जाएगा। और सेंटीमीटर से अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1/10, क्योंकि हम एक ही कॉलम पार कर रहे हैं। ऊपर से जाएंगे तो उल्टा जाएंगे, नीचे से जाएंगे तो सीधे ही जाएंगे। यहाँ पे यही फार्मूला, इसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हमें हर ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना होगा। यहाँ पे दिया गया है पहले कि हम देख लेते हैं, हमें हर ऑप्शन को यहाँ पे चेक करने से पहले क्या करना होगा, ये जो टर्म दिए गए हैं इनको हम सबको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम पहले इसको सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब एक यूनिट में होगा तभी आप इसका कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है 8500 मीटर दिया गया है, 8500 मीटर को क्या करिए आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं क्या बोली थी, मीटर यहाँ पे बोली थी, इसके बाद बोली थी डेसीमीटर, यहाँ पे फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। तो 8500 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, 1/10 करना होगा, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, 1/10 करना होगा। तो 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 850 सेंटीमीटर। पहला जो आएगा वो होगा पहला वाला 850 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि घटते क्रम में लगाना है। और फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जो 80 ये है यहाँ पे 800 सेंटीमीटर और 8 मीटर क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा ही है, 800 सेंटीमीटर और 8 मीटर, ये सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा। फिर ये हो जाएगा आपको 808 सेंटीमीटर, दूसरा वाला ये वाला। फिर तीसरा वाला है 80 डेसीमीटर। अगर 80 हम डेसीमीटर जो है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, तो ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका है 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो 800, ये कितना हो जाएगा, 808 हो जाएगा। फिर है यहाँ पे, यहाँ ये 808 दशमलव होगा, यहाँ पे 800.8 होगा ये सेंटीमीटर वाला। फिर यहाँ पे 8 मीटर है, 8 मीटर क्या हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा सबसे बड़ा है पहले, क्योंकि घटते क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा होगा, पहले ये वाला रहेगा। फिर है आपका 80 डेसीमीटर वाला रहेगा, 80 डेसीमीटर वाला मतलब कि 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर वाला, ये वाला। फिर ये वाला बड़ा है, हम देखते हैं, ये तो कट चुका ये, क्योंकि डेसीमीटर वाला आएगा। ये भी कट चुका, ये भी कट चुका, क्योंकि इसमें 8500 नहीं दिया गया है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8500 दिया ही नहीं था पहले। घटते क्रम में करना है, घटते क्रम में क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा होता है उससे सबसे पहले करते हैं। अगर आप 8500 देखते तो भी ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं आपके, तो ये में बचता और ये भी बचता। यहाँ पे डेसीमीटर यहाँ पे दिया गया है, जबकि ये दूसरे पे आएगा, क्योंकि डेसीमीटर वाला जो हम कन्वर्ट किए हैं वो आया है हमारा 808 सेंटीमीटर, डेसीमीटर वाला ये। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे। 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में, जब भी आपको ऐसे कहीं लंबाई दी रहे तो उसका क्या, वही जो लंबाई होती है वही उसका पेरीमीटर बन जाता है। पेरीमीटर का मतलब आपका हो गया परिमाप, वही परिमाप बन जाता है। हम आयत के परिमाप का फार्मूला लगा के यहाँ पे निकाल लेंगे। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, एक आयत का रूप यहाँ पे दिया गया है। फिर है यदि आयत की चौड़ाई कितनी है, यदि आयत की कुल चौड़ाई जो है वो 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई इज इक्वल टू पूछा जा रहा है। साथ में हमें ये जो 180 मीटर लंबी तार को जिसपे, अगर कोई तार है जिसपे इस पे लपेटना है तो वही तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब परिमाप हो जाएगा, मतलब कि जब इस पे ये पूरा लपेटा जा रहा है, पेरीमीटर का यही मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसका पूरा माप, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, पूरा माप। तो यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लंबाई ही पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और परिमाप कितना दिया गया है, जो पेरीमीटर है वो दिया गया है 180 सेंटीमीटर। अब हम आयत के परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। जो आयत का परिमाप पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है 2l + b। लंबाई है, चौड़ाई है, उसका दोगुना कर दो जोड़ के। तो यल प्लस बी, यल तो दिया नहीं गया है, बी दिया गया है, तो यल को हम यल लिख देंगे +30, और यहाँ पे ये 2 है और ये पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है ये आके इधर भाग हो जाएगा, तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे हो जाएगा ये यल +30, यल +30 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से लंबाई क्या निकलेगा, यहाँ से जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये 30 जो है 90 में से जाके घट जाएगा, तो लंबाई क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्योंकि इधर करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 90 में से घट के 60 हो जाएगा। लंबाई कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। लेंथ इसकी 60 सेंटीमीटर, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे। क्लास सेकेंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लिखने को कहा गया, ये कर लिया, लिखने वाले में जब होगा तो क्या होगा, लिखने में अगर गलती बच्चा कर रहा है तो उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें ये देखिए 44 को 404 लिख रहा है, मतलब कि वो जो एक्सचेंज वाली चीज़ें हैं उसको नहीं समझ पा रहा है। तो वो उस चीज़ों को आप कैसे समझाएंगे, सबसे जो अच्छा तरीका होता है समझाने का, वो बच्चों के सामने कोई एग्जांपल लाइए, वो भी रियल लाइफ से, जो उनके सामने दिख रहा हो। जो दिख रहा हो वो क्या होता है, मूर्त होता है, जो दिखे। और जो दिखता नहीं, केवल कल्पना में होती है, वो चीज़ें ज़्यादा टफ पड़ती हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे मूर्त चीज़ें लाइए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। साथ में उसे विनिमय में दिक्कत हो रही है, एक्सचेंज में दिक्कत हो रही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। जो मैपिंग है इसका अगर परिचय बच्चों को देना है तो सबसे ज़्यादा इसमें जो अप्रोप्रिएट है कौन सा ऑप्शन होगा, पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन दीजिए। क्योंकि जो मैपिंग है उसमें अगर त्रिविम जो स्पेशियल थिंकिंग है इसको डेवलप करना होगा, बिल्कुल सही है। स्पेशियल थिंकिंग जो है मैपिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं हम, अनुपातिक विवेचन को। अनुपातिक विवेचन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि हमें जो मैप है इसमें अनुपात में प्रोपोर्शनल में भी लगाना होता है। क्योंकि जो मैप वाली चीज़ें होती है, जो फिगर वाली चीज़ें होती हैं, उसमें हमें अनुपात निकालना होता है कि ये 4 है, इसके कंपेरिजन में ये 3 है, तो ये कंपेरिजन करना ही अनुपातिक विवेचन है। तो ये भी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये भी सही है। अनुपातिक विवेचन कौन दिया था, पियाजे ने दिया था, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सी वाला। विषय को सरल और रुचिकर बनाना। कभी भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सब्जेक्ट और करिकुलम होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाना एक एम होता है, लेकिन वो इतना मतलब मायने नहीं रखता कि उसको पढ़ाया जाए या फिर उसको कहीं प्रायोरिटी दी जाए, तो ये गलत होता है। ये आंसर देने के लिए उतना अप्रोप्रिएट ऑप्शन कहीं नहीं बनता। कभी भी कहीं दिखा हो आपको, केवल अगर रुचिकर दिख जाए और सरल दिख जाए तो ये ऑप्शन गलत होते हैं। वहीं अगर गतिविधियों के साथ रुचिकर दिया होगा तो ये सही होगा, लेकिन अगर केवल रुचिकर और सरल दे दिया जाएगा तो ये गलत होता है। या फिर कहीं समय बिताने के लिए का अच्छा तरीका ऐसा दिया जाए तो वो भी ऑप्शन गलत होता है। संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, ये भी गलत है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग पढ़ाना है तो अनुपातिक जो विवेचन है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग है, वो भी आना चाहिए, साथ में स्पेशल नॉलेज भी होना चाहिए। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे एनसीईआरटी 2005 से क्वेश्चन बना हुआ है। ये निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसमें प्राइमरी लेवल पे कौन सा ऐसा है जो गणितीय इसका मैथमेटिक्स का
भाग नहीं है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो रेशियो वाला है ये चैप्टर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। बाकी पैटर्न सिखाए जाते हैं, सिमेट्री भी सिखाई जाती है, और जो चौपड़ आकृतियाँ होती हैं ये वाली वो भी सिखाई जाती हैं। क्वेश्चन है 44 यहाँ पे कि निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित किन साधनों और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अगर विभिन्न आयामों वाले मतलब कि ये है उनके अगर अलग अलग डायमेंशन है तो भी उनके क्या हो सकते हैं, जो क्षेत्रफल है, एरिया है किसी आयत का, तो वो इक्वल हो सकता है, यही हमें बताना है। तो हम ऐसा किस फिगर के माध्यम से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला है पैमाना, स्केल, स्केल के माध्यम से नहीं। फिर है ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पे बिल्कुल सही है। ग्राफ पेपर पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसा ऐसे बनता है। हम सारी चीज़ें एक एक टर्म में यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ इतना माप है, यहाँ से यहाँ इतना माप है, तो ग्राफ पेपर यूज़फुल है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन सही है। धागा, धागा क्या होगा इसमें, इसका काम नहीं है थ्रेड का। डी वाला टाइल, टाइल भी आयत का, जब भी पैटर्न आयत से क्वेश्चन बने तो टाइल एक, तो दूसरा पैमाना, ये दोनों ऑप्शन, पैमाना नहीं ग्राफ पेपर, ये दोनों सही होते हैं आयत से रिलेटेड। आप ध्यान रखिएगा, आयत या वर्ग हो तो टाइल और ग्राफ पेपर जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बी और डी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है यहाँ पे। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। अगर कोई बच्चा है उसका जो अचीवमेंट है मैथमेटिक्स में वो डाउन जा रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। पहली बात तो जेंडर कारण नहीं माना जाता है यहाँ पे। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वही इसका रीज़न है, स्वरूप नहीं रीज़न है। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, कभी भी बच्चे के एबिलिटी पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, साथ में जेंडर पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, कौन सी योजना सबसे अधिक होगी। अगर हमें समझाना है कि 1/4 है वो 1/3 से छोटा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई मान लीजिए फिगर लीजिए जिसको आप कट करके दिखाइए कि हाँ ये 1/4 है। मान लीजिए ये 1 है पूरा, इसमें फोर्थ वाला एक पार्ट काट लीजिए और बताइए कि 1/4 है, और वहीं उसका 3 भाग पूरा एक कागज़ है मान लीजिए, इसका 3 पार्ट कर दीजिए और दिखाइए कि ये 1/3 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा, तो कागज़ की पट्टियों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। यूजिंग पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप जो होता है इसको यूज़ कर सकते हैं। एलसीएम मेथड कोई ज़रूरत नहीं होती है। डायंस ब्लॉक जो होता है इसका भी नहीं, संख्या चार्ट से नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 यहाँ पे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। अगर प्राइमरी लेवल में जो करिकुलम है वो लेसन प्लान बनाना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें से क्या होगा। पहला है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ज़रूरी नहीं वही अनुसरण किया जाए, क्योंकि हमेशा बोला जाता है जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग हमें ढालना है ज़रूरत पड़ने पर। फिर है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को अवसर देना, बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस इसलिए नहीं थे, आपको एक बार पढ़ने से लगता कि ये सही है, लेकिन इसलिए ये नहीं सही था क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी या फिर बच्चों को इस टॉपिक में एंगेज नहीं किया जा रहा था। जब तक आप बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे, बच्चों को एंगेज नहीं करेंगे, तब तक वो ऑप्शन सही नहीं होगा। वहाँ पे एंगेज करना, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना, तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर ए फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। जो संरचनावादी क्लासरूम है, गणितीय कक्ष है, उसका लक्षण इसमें से क्या नहीं है। तो जो संरचनावादी क्लासरूम होता है उसमें क्या होते हैं, एक तो एक्टिविटी कराई जाती है, दूसरा बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए अपने, उनके मन में जो भी विचार थॉट्स थिंकिंग चल रहे हैं उनको टीचर के सामने या फिर स्टूडेंट अगल बगल के जो भी होंगे उनके सामने रखने के लिए, और साथ में स्टूडेंट को भी उसमें इंगेज करना होगा। तो देखते हैं हम यहाँ ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान देना। बिल्कुल मैथमेटिक्स की भाषा जब तक नहीं आएगी तब तक बच्चा मैथ को समझ ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तो सही है यहाँ पे, लेकिन लक्षण नहीं पूछा जा रहा है, गलत वाला ऑप्शन सही होगा।
फिर है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थियों अलग अलग प्रकार से समझते हैं। ये ही है तो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें बोला जाता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, एबिलिटी अलग अलग होती है, उसके सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आपका है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग। तो ये वाला जो है, ये जहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम्स की बात हो, वो वाला ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन, ये स्ट्रक्चर्ड जो क्लासरूम होता है इसमें नहीं आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। वहीं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो क्लासरूम के ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस चलता है, वो वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि वो असेसमेंट अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण या रचनावादी दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, फिर है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मेंशन है इसलिए ये उतना सही नहीं होगा। फिर है गणित पूर्णतया विषय परक है, क्या पूर्णतया जो है इंटायरली ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी नहीं है। फिर है मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, जो विजुअलाइजेशन है यही क्या है, मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें क्या होता है, इसमें मन के जो विचार होते हैं उनको हम फिगर के माध्यम से दिखाते हैं, वही होता है विजुअलाइजेशन। मानदर्शन तो ये इसका एक पार्ट है, इसमें हम ज़्यादातर ये काल्पनिक ही होता है, काल्पनिक का मतलब वही हो जाएगा मानदर्शन, जिसमें विचारों को हम क्या करते हैं, एक फिगर के माध्यम से दर्शाते हैं, दिखाते हैं, विचारों को दिखाना ही विजुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो त्रिविम समझ को, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग जो है, इनको बच्चों के बीच में विकसित करेगा। पहला है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, तो यही हो जाएगा। फिर है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, ये नहीं होगा। और यहाँ पे फिर है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ये सारे फैक्चुअल जिसमें ऑप्शन दिखें वो गलत होता है। संख्याओं को संख्या पर दिखाना, नंबर संख्या चार्ट पर, तो ये भी गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, यही आपका स्पेशल थिंकिंग है। स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग होता है वही होता है कि आपके माइंड में कोई फिगर चल रहा हो, आप उसको दिखाएं, उसको बनाएं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। मैथमेटिक्स का जो अधिगम होता है उसमें से इनमें से क्या सही नहीं है। तो हम देखते हैं जो मैथमेटिक्स लर्निंग होता है इसमें, इसके संबंध में क्या सही नहीं है। पहला, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, जो परफॉर्मेंस की मतलब एक्सीलेंट जो परफॉर्मेंस होता है, क्या ये स्वाभाविक है, इनेट है, क्या ये अगर किसी कोई भी बच्चा है उसको एनवायरनमेंट ना दिया जाए, उसके ऊपर वर्क ना किया जाए, उसको कोई चीज़ पढ़ाया ना जाए, क्या तब भी वो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये इनेट नहीं है, ये अर्जन जो होता है स्वाभाविक नहीं होता है, ये सिखाया भी जा सकता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, इसमें प्रैक्टिस भी मांगता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसमें गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शंस को देख लेते हैं। अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों में प्रभावशाली असर डालता है। और ऑप्शंस को मैं इसलिए पढ़ाती हूँ आपको, ताकि कभी भी कोई और क्वेश्चन बने उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। जो और ऑप्शन बचे हुए हैं, आपको पता है कि ये सारे ऑप्शन क्या है, सही हैं, तो आप कभी भी गलत ऑप्शन को छांटना होगा, एलिमिनेशन में ये मदद करेगा। फिर विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर पड़ता है। यही सब चीज़ें तो इसको गलत साबित कर रही हैं कि इन सब का भी असर पड़ता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इनेट होता है, वो जो उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। फिर विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों से भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर पड़ता है, ये भी सही है। यही सब ऑप्शन सही हैं, इसीलिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। इसमें जो शाब्दिक समस्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पहचानना है कि किस टाइप का ये वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, कोई कह रहा है आई हैव 6 पेंसिल्स। फिर है मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल अधिक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। फिर है मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं। अब कोई पूछ ले कि मान लीजिए आपके पास 5 पेन है, कोई पूछ लिया कि आपके पास कितने पेन है, तो आप उसको गिनेंगे, या फिर मान लीजिए आपके पास 20 पेन है, 5 पेन तो आप बिना गिने ही बता देंगे। मान लीजिए आपके पास 20 पेन है और आपको पता ना हो कि कितने पेन है आपके पास, और कोई पूछ ले कि आपके पास कितने पेन है, तो क्या आप उसको ऐड नहीं करेंगे, तो आप जोड़ेंगे ही, तो ऐड इसमें हुआ। साथ में अगर कोई बोल रहा है कि आपसे 2
पेन जो है आपके बगल वाले के पास ज़्यादा है, तो अब वो क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, दोनों मिला के तुलनात्मक जमा हो जाएगा, कंपेरिजन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, कंपेरिजन एडिशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है तुलनात्मक जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जी, जो हिंदू अरेबियन सिस्टम है न्यूमरेशन का, इसमें से कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला है, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ये तो सही है। जो सही नहीं है वही है, कोई संख्या होगी उसकी स्थिति अंक का मान तो बताएगी। फिर है, ये योगात्मक प्रकृति का है, ये भी सही है, योगात्मक प्रकृति का होता है, ये एडिटिव होता है नेचर में। इसमें आधार 2 की प्रणाली का यूज़ किया जाता है। जो हिंदू अरेबियन है उसमें आधार 2 की प्रणाली का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, ये गलत है। ये गुणात्मक प्रकृति का भी होता है, योगात्मक याद रखिएगा क्या क्या होता है, इसकी खासियत क्या क्या है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके जो है, एक तो पहली बात ये है ये एडिटिव होता है, दूसरी बात ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, मतलब गुणात्मक होता है, योगात्मक भी होता है। तीसरी बात ये है कि इसमें जो अंक होते हैं इनकी स्थिति इसका मान बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर मेंसुरेशन की बात हो रही है, ज्यामिति की बात हो रही है, ज्योमेट्री की, कि अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया है। कौन सा इसमें से डिजायरेबल प्रोसेस है क्या पढ़ाने के लिए, ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए एट प्राइमरी लेवल। पहला ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। तो क्या सीमित रखना, ये ऑप्शन सही होगा, गलत है ये, केवल पहचान तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसमें संबंध वगैरह कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। फिर है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। कहीं भी अगर परिभाषा दे, व्याख्या दे, ऑप्शन गलत होते हैं। बच्चों को प्रचुर अवसर यहाँ पे मिल गया, इनफ है, यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दिए जाने चाहिए। और वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें, क्योंकि जो दिक् स्थान का या फिर स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि इसमें फिगर पर वर्क होता है टोटल। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है इसका सूचक क्या है। पहला है, गणितीय संकल्पना की परिभाषा देना, फिर मैं बोली थी परिभाषा, व्याख्या, ये सारी चीज़ें निगेटिव है। फिर है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देना, क्योंकि ये लॉजिक होता ही है। मैथमेटिक्स का नेचर मैं पहले ही वीडियो में आपको पढ़ाई थी, उसमें बोली थी कि इसका जो नेचर है वो क्या है, ये लॉजिक पर वर्क करता है, साथ में अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही, फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन है आपका, ये कैलकुलेशन से क्वेश्चन आया है, जिसमें मैं आपको बताई थी कैलकुलेशन ज़रूर सीखिए, यही सारे कैलकुलेशन इस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची, ये है सब्जियों की जो मूल्य सूची है, ये दिया गया 1 किलो का, ये 250 ग्राम का, ये 1 किलो का, ये 100 ग्राम का। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना है। संजय ने 1.5 किलोग्राम टमाटर लिया। जो संजय है वो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं हम, संजय ने आधा किलो टमाटर लिया। जो टमाटर का मूल्य है वो 1 किलो का कितना है, 40 रुपये केजी है। तो आधा किलो लिया मतलब कि कितने रुपए का लिया। यहीं पे हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको करने हो तो यहाँ पे ऐड करिए साइड में आप, कि कितने रुपए किलो क्या सामान लिया जा रहा है। जो टोमेटो है वो कितने का लिया जा रहा है, आधा किलो लिया जा रहा है। 1 किलो 20 रुपये का है, तो आधा किलो कितने का हो जाएगा, जो आधा किलो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 का। ये टमाटर हो गया। फिर है 1 किलो आलू, आलू 2 किलो कितने का मिल रहा है, 25 का। तो 1 किलो कितने का हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, क्योंकि इसके आधा कर देंगे 25 का हम, तो 12.5 हो जाएगा। ये यहाँ पे 0.0 का लीजिए, कुछ नहीं है, ताकि ऐड करने में आपको आसानी रहे। फिर है आधा किलो गाजर। जो गाजर का मूल्य है वो 250 ग्राम, 250 ग्राम को क्या बोलते हैं, 1 पाव बोलते हैं। तो 250 ग्राम अगर 20 रुपये का है तो कितने रुपए केजी होगा, 20 चौक 80, 80 रुपये किलो हो जाएगा ये। और बोला जा रहा है कितना लिया गया, आधा किलो गाजर लिया गया, मतलब कि 40 रुपये का गाजर हो गया आपका। जो कैरेट हो गया ये कितने का हो गया, 40 का। और ये जो टोमेटो हो गया, साथ में पोटैटो हो गया, ये इतना होगा। अब 250 ग्राम मिर्च कितना है, 100 ग्राम 10 रुपये का। तो कितने रुपए किलो हो जाएगा, ये 100 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम करेंगे ना 1 किलो में। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 रुपये किलो हो गया। अब क्या कितना बोला जा रहा है, 100 रुपये किलो है, तो 1 पाव कितना हो जाएगा, 25 रुपये का हो जाएगा, 25 हो जाएगा 250 ग्राम। फिर 6 नींबू लिए गए। यहाँ पे जो यही आपको मेन निकालना था, अगर 4 नींबू कितने का निकल रहा है, यहाँ पे देखिए आप, अगर 4 नींबू मिल रहा है आपको 10 रुपये में, तो 1 नींबू कितने का हो जाएगा,
एक नींबू जो हो जाएगा वो यहाँ पे 4 इसके इधर भेज दीजिए, 10/4 हो जाएगा। तो 6 नींबू, तो गुणे 6 दोनों तरफ कर दीजिए इसको बनाने के लिए, इंटू 6 हो जाएगा। तो इससे तो हमें मतलब है नहीं, 6 नींबू का निकल गया। इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना हो जाएगा, ये 3 बार में ये कट जाएगा, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 रुपये का नींबू हो गया आपका। जो नींबू हो गया, 6 नींबू कितने का मिलेगा? 15 रुपये का मिलेगा। ऐसे आपको निकालना है, यही आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बस ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे 15 रुपये का नींबू हो गया, जो लेमन हो गया वो 15 रुपये का हो गया। अब जब इसको आप ऐड करेंगे, पूरा ऐड कर लीजिएगा आप, जब आप ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 122.5। आप ऐड करके देख लीजिएगा, 122.5 इतना आ जाएगा। ऐड करने के बाद इतने रुपए का आप खरीदारी किए, कितना? 122.5 रुपये का। अब इसको मैं हटा रही हूँ। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर कितने रुपए दिया? 200 रुपये दिया, और उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? जब आप 200 रुपये दे दिए हैं और 122 रुपये का आप क्या किए हैं? खरीदारी किए हैं, तो कितना बचेगा? 87.5 घटा लीजिए, 87.5 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 87.5 रुपये, 5 रुपये नहीं 50 पैसे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। 87.50 रुपये इसको मिलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे आप ऐड करिए और लगाइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। ये बोला जा रहा है कि ये 2 अंकों की संख्या है, इसकी खासियत बताई जा रही है। फिर है 2 अंकों की संख्या हो गया, मान लीजिए एक्स वाई है। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य है। अब ऑप्शन को देखिए, आपको ऐसे मानना नहीं, आप ऑप्शन में जाइए और देखिए क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो फिर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे यहाँ पे कि दोनों जो संख्याएं होंगी क्या होंगी? अभाज्य होंगी। तो इसमें सारी संख्याएं आपको अभाज्य दिख रही हैं। देखिए 13 में 1 और 3, यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 सारी अभाज्य दिख रहे हैं। तो इससे ऑप्शन नहीं मिल सकता है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। जो अंकों का इनमें जोड़ेंगे 3 और 4 का गुणज होगा, मतलब 3 और 4 के वो पहाड़े में आएगा, मल्टीपल होगा इसका। अब हम देखते हैं 3 और 4 का, ये क्या हो जाएगा? 7 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। सबको देख लीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं 3 और 4 का मल्टीपल। 3 और 4 के पहाड़े में आता है? ये नहीं आता, गलत है। ये 8 हो जाएगा। 8 जो है 4 के पहाड़े में तो आता है, 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये 3 का नहीं है, तो इसलिए ये भी खत्म। 3 1 4 हो जाएगा। फिर ये 4 का तो है, 3 का नहीं है, ये भी गलत हुआ। तो ये जो 12 है ये 3 का भी है, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 भी आए, 3 वाले में भी आएगा और 4 वाले में भी आएगा। तो 57 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो थे ये तो थे ही, लेकिन इससे आंसर नहीं उतना मिलता। इस वाले से ऑप्शन, यही वाला सबसे ज़्यादा कंपल्सरी था ऑप्शन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है जिसमें पार्किंग की दर बताई गई है। मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे आपको करना कैसे है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे बोला गया है कि 2 घंटे का कितना लेता है? 2 घंटे का 50 रुपये लेता है। तो जब भी आपको देखना हो तो पहले ये 2 घंटे का निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जोड़िए। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक फिर क्या? 75 रुपये। और 5 घंटे के पश्चात भी अगर कोई रहता है तो 8 घंटे लेता है प्रति अतिरिक्त घंटे का। 1 घंटे का 5 घंटे अगर और इसके बाद भी कोई रहता है तो 1 घंटे का क्या लेगा? वो 10 रुपये लेगा 8 घंटे तक। और अगर 8 घंटे से भी ऊपर कोई 12 घंटे तक रहता है तो 150 रुपये उसका लग जाएगा। और कोई 12 घंटे से ऊपर रहता है तो 250 रुपये उसका लग जाएगा। तो इसमें टोटल कैलकुलेशन पर ये बेस्ड होता है। चलिए अब मैं बताती हूँ क्या है। राजीव ने अपनी कार को 7 बजे पार्क किया। सुबह 7 बजे राजीव ने अपनी कार को पार्क किया। फिर है उसे उस दिन ही लेने वह 4:30 बजे पहुंचा। फिर बोल रहा है कि ये सुबह 7 AM पे अपनी गाड़ी को पार करता है और उसी दिन वो लेने पहुंचता है शाम को 4:30 बजे। कितने बजे? शाम को 4:30 PM के टाइम पे। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके बीच में टाइमिंग देखिए कि कितनी देर वो खड़ा करता है। टोटल टाइमिंग हम निकाल लेंगे, फिर हम टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे जो रेट दिए गए हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 7 बजे सुबह से शाम को 4:30 बजे के बीच कितना हो जाएगा? 7 5 12, 5 घंटे वो हो गए और 4:30 घंटे ये सीधा 1 बजे से हो गया। तो 4:30 घंटे ये हो गए। तो कितना हो गया टोटल? 5 और 9, 9 घंटे 30 मिनट आपके टोटल हो गए। 9 घंटे 30 मिनट हम लिख लेते हैं कितने टाइम वो पार किया था अपनी गाड़ी को। जो उसकी गाड़ी थी वो पार किया था 9 घंटे 30 मिनट तक पार किया था। अब 9 घंटे में भी ये बोल रहा है, अब हम अलग अलग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। 9 घंटे में ये बोल रहा है कि 2 घंटे तक कितना लगेगा?
₹50 लगेगा। तो जो 2 घंटे तक वो ₹50 लगेगा, तो माइनस 2 घंटे इसमें से आप घटाएंगे। 1 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट तक ये चला है। इसमें से बोल रहा है कि 2 घंटे तक ₹50 केवल लगेंगे, तो 2 घंटे आप इसमें से घटा लीजिए। 2 घंटे घटाएंगे तब बचेगा 7 घंटे 30 मिनट बच जाएंगे, लेकिन इसका पैसा भी जोड़ लीजिए, यहाँ पे ₹50 ये हो गया। अब फिर बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आप 5 घंटे, फिर 2 घंटे से 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक लेते हैं तो ₹75 लगेगा। अब इसमें से 5 घंटे हम फिर और खड़ा किए हैं, तो 5 घंटे इसमें से फिर माइनस करिए। 5 घंटे माइनस करेंगे, 5 2 7, 2.5 घंटे और बचेंगे यहाँ पे। अब इसका लेकिन माइनस किए तो रेट भी जोड़िए, ₹75 इसका लग गया। और फिर है 5 घंटे के पश्चात, 5 घंटे बीत गया, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे प्रति अतिरिक्त घंटा ₹10, मतलब 8 घंटे तक एक एक घंटे का ₹10 लगेगा। इस बात को यहाँ पे समझिएगा। तो इसी के बीच में 8 घंटे तक बोल रहा है कि अगर इसके बाद आप खड़ा करते हैं तो 8 घंटे तक 10-10 लगेगा एक घंटे का। तो यहाँ पे 8 घंटे तो खड़ा नहीं किया गया, यहाँ पे 2.5 घंटे किया गया। 10-10 एक घंटे का ₹10 के हिसाब से जोड़ लीजिए। 2 घंटे का कितना हो जाएगा? ₹20 ये हो जाएगा, और आधा घंटा ये वाला हुआ। आधा घंटे का, जब 1 घंटे का ₹10 ले रहा है तो 30 मिनट का कितना? आधे घंटे का ₹5 लेगा। 5 घंटे ये हो गए, टोटल यही निकल के आया है। अब हम टोटल ऐड कर लेते हैं। 75 5 80 ये हो जाएगा, 80 20 100 हो जाएगा, 150। टोटल कितना आ गया? 150। कितने रुपए उसे देने होंगे? ₹150 देने होंगे। यही तरीका होता है करने का। नहीं समझ में आएगा, वीडियो फिर से रिवर्स करके देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ₹150। हम पहले टोटल टाइमिंग निकालेंगे, फिर हम अलग अलग टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे हम टाइम इधर माइनस करते जाएंगे, वैसे वैसे उधर पैसा जो लग रहा है उसको हम जोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 59 है। आरोही क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करना है इन नंबर्स को। अब कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो तृतीय स्थान पर होगी? तो हम चलिए सेट कर लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम, या बढ़ते या आरोही क्रम। मतलब कि सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम, जैसे कि आपकी गिनती आरोही क्रम में है। तो हम देखते हैं सबसे छोटी इसमें कौन सी है। तो सबसे छोटी आपको दिख रही होगी जो 00, ये वाली सबसे छोटी है, ये वाली। तो 7.007, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जीरो, जो पॉइंट पे ज़्यादा जीरो जिसमें रहेगा वही वाला होगा। यहाँ पे ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी ये नहीं, यहाँ पे देखिए जीरो वाली भी है, यहाँ पे जीरो वाला तो दिखा ही नहीं। ये सबसे छोटी है 0.77, ये सबसे पहले आएगी। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे ये वाली आएगी, फिर आपकी आ जाएगी 7.007। इसके बाद तीसरे तक का हमें देखना है। फिर आपकी आ जाएगी ये वाली 7.07, 7.07। ये आपका आंसर है। तीसरे नंबर पर देखना था। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है तो ये सबसे छोटा है। फिर 7 के बाद, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा 0 है, क्योंकि यहाँ पे 707 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 07 है। तो ये थर्ड ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 7.07। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए रहे हैं बाई ऑप्शन जाना है। एक 5 अंक की कोई संख्या है, दहाई के स्थान पर। अब आपको पता है कि अगर 5 अंक की कोई संख्या ABCDE 5 अंक की संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, दहाई, और ये सैकड़ा हो जाएगा, ये हज़ार हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है, इकाई दहाई सैकड़ा वाले की जगह पे हम ABCD लिख लेते हैं, हो सकता है इसी से आ जाए। 5 अंकों की संख्या बोला गया है। फिर है दहाई के स्थान पर अंक 8 है। यहाँ पे दहाई कौन, अगर ये संख्या है, इकाई ये हो जाएगा, दहाई ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। ये ऑप्शन तो कट ही गया। फिर है इकाई के स्थान पर, इकाई के जो स्थान का अंक है वो दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। मतलब कि ये वाला जो होगा ये इसका 1/4 होगा। तो 8 का 1/4 मतलब 8 × 1/4 करिए, 4 दूना 8, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। लास्ट में 82 आंसर होगा जब भी होगा। अब आगे देखते हैं। 1/4 हज़ार के स्थान का अंक 0 है। इकाई, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब देखते हैं, ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ पे 4, हाँ यहाँ पे 4 दिया गया है। फिर है 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का दुगुना, इकाई के स्थान का अंक का दुगुना, ये 100वां स्थान है, इसका 4 हो जाएगा।
0,482। अब हम देखते हैं कहीं ऑप्शन में है 0,482, आपको आंसर मिल गया, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर लीजिएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 0,482 आपको मिल गया है। फिर लास्ट में वही एक ही स्टेप बचा था, ऑलमोस्ट हो ही चुका था। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है, हो चुका। 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, मतलब कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, जो इकाई लास्ट में 2 था। संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे संख्या दे हो तो जितने भी अंक की दी गई आप अपने आप से ले लीजिए। ABCD 4 अंक की दी गई, 5 अंक की दी गई, आप ऐसे करिए, फिर आप उस पर रखेंगे तो सही ऑप्शन मिल जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही मैराथन क्लास कर लेते हैं 2-4 तो आपका जो पेपर है वो निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।